सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं साइंस की हमारी जो है सीरीज चल रही है और विद इन 30 दिन के अंदर जो है इस साइंस को हम कंप्लीट करने वाले हैं, ऐसा मैंने टारगेट रखा है। और हम हमारी दिशा के अंदर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी अच्छी स्पीड से चल रहे हैं, जो कि आज हम चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं और डे नंबर भी 9 है हमारा। ठीक है, आज हमारी ये फिजिक्स की अंतिम क्लास है मेरे भाई। ठीक है, आज हमारी ये फिजिक्स की क्या है, लास्ट क्लास है। इसके बाद वैसे तो कल भी कल तो नहीं आएगी, कल तो संडे है, मंडे को आएगी एक और लास्ट क्लास मेरे भाई। ठीक है, मंडे को लास्ट क्लास आएगी और इसके अंदर हम जो है विविध करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, विविध करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर ये 10th रहेगा और जितनी भी सारी चीजें इस विविध के अंदर करेंगे वो सारी चीजें हो सकता है ऑलमोस्ट पहले कुछ एक चीजें जो है कवर हो चुकी होंगी, लेकिन वो चैप्टर आपको देखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो चैप्टर के अंदर नहीं आती हैं। बहुत सारी चीजें आपको अलग से पढ़नी पड़ती है कि भाई इसकी खोज किसने की थी, किस साल इसकी खोज की थी, और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इस विविध के जो है टॉप 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, टॉप 100 एमसीक्यू हम करने वाले हैं और ये कब करेंगे, मंडे वाले दिन करेंगे मेरे भाई। तो इस चैप्टर को आप जरूर देखिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मंडे वाले दिन टॉप 100 क्वेश्चन इसके अंदर हम करने वाले हैं, यानी कि एक किस्म से आप मान सकते हैं फिजिक्स के जो 9 चैप्टर हमने किए थे ना, उसका एक निचोड़ हम इस मंडे वाले दिन कर लेंगे मेरे भाई। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलता हूं। अब थोड़ा सा और आपको बताता हूं। बहुत सारे बेचारे तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे जो होनेस्टली बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ठीक है, वो अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं और जो है सिस्टम जो है ना, हमारा सिस्टम वो उनको ऐसे फील करवाने में लगा हुआ है कि भाई तैयारी से कुछ नहीं होगा, आप किताबों पढ़ के कुछ नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे जो है सिस्टमेटिक ढंग से जो है सिस्टम काम करता है, दुनिया जहान की जो है यहाँ पे धांधली होती है, चोरियां होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं कि भाई यार इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ये सारी चीजें आपके माइंड में आती होगी। फिर भी मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, इन सब बातों को परे रख के जो है आप अपने कर्म पर ध्यान रखो, आप अपनी मेहनत पर ध्यान रखो, अपने प्रति जो है आप वफादार रहो मेरे भाई। मेहनत कभी जो है वेस्ट नहीं जाती, आपको घूम फिर के इसका जो है फल जरूर मिलेगा। हो सकता है एचएसएससी की किसी भर्ती में आपको जो है ये आउटपुट आपको ना मिल सके, वैसे हो सकता है, वैसे तो इतनी अगर आप मेहनत करोगे ना तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। फिर भी जो है ये मेहनत कहीं ना कहीं आपके जरूर जिंदगी में कहीं ना कहीं जो है काम आएगी मेरे भाई। ठीक है, तो अभी जिस तरीके की घटनाएं चल रही है ना, उन सभी को एक किनारे करके जो है बस मैं इतना सा कहना चाहूंगा, आप अपनी तैयारी करते रहो, ईमानदारी से किताबें पढ़ते रहो। दुनिया जहान की गंदगी भरी पड़ी है सोशल मीडिया एप्स पर, ठीक है मेरे भाई, आप देख लोगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, बताने की जरूरत नहीं है। इन गंदगी से बचने के लिए या फिर इन गंदगी को अपनाने से अच्छा है आप क्या पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, आप बुक्स पढ़ो। कौन सी बुक्स पढ़ो, आप डिटेल से पढ़ो ना। अभी तो ये आपके पास जो टाइम आपको मिल रहा है ना मेरे भाई, ये जो आपको टाइम मिल रहा है ये गोल्डन टाइम है मेरे हिसाब से मेरे भाई। किन बच्चों के लिए गोल्डन टाइम है, वैसे तो सभी बच्चों के लिए गोल्डन टाइम है, और ज्यादा किन बच्चों के लिए गोल्डन टाइम है, जो बच्चे 50-55 मार्क्स के आसपास है ना, उन बच्चों के लिए गोल्डन टाइम है, जिनका नाम तो आ चुका है पीएमटी वाली लिस्ट में, लेकिन उनके मार्क्स जो है 50-55, पहले से ही बता देता हूं, बहुत बार बता चुका हूं। इन 50-55 मार्क्स लेके आपका नाम तो पीएमटी में आ गया है, पीएसटी में भी आपका नाम आ जाएगा, लेकिन ये बात भूल जाना कि इन मार्क्स को लेकर जो है आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाओगे मेरे भाई। बिल्कुल नहीं आ सकते जब तक आप डिटेल से नहीं पढ़ोगे, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे, स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं पढ़ोगे, उसके बाद शॉर्ट जो थ्योरीज होती है उनको नहीं लगाओगे, अंत में एमसीक्यू नहीं लगाओगे, इतना सारा नहीं करोगे ना, तो आप डेफिनेटली जो है 70+ बिल्कुल नहीं कर सकते। ये चीज आप भूल जाना मेरे भाई, क्योंकि 50 से 70 पर जाना, 20 जो मार्क्स इंक्रीज करना है ना, कोई हलवा बात नहीं है मेरे भाई कि आप सोचोगे कि मेरा तो पीएमटी पीएसटी में नाम आ गया, मैं तो खुश हूं मेरे भाई, और बाकी सारे तो लगे पड़े हैं कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, अपना तो नाम आ गया, आप तो भाई सेफ। हाँ, कोई सेफ नहीं है मेरे भाई, जब तक आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता ना, तब तक आप सेफ नहीं हो मेरे भाई। और जो आज आप तैयारी करोगे ना, ये आज तो आपके काम आएगी, ये आपके अगले सीईटी में भी काम आने वाली है। क्योंकि अगर इसी सीईटी में आपके ना मार्क्स जो है 50-55 से ज्यादा नहीं आए, तो आप कैसे दावा कर सकते हो कि अगले सीईटी में पढ़ के जो है आप 70+ मार्क्स ले लोगे। तो अगर आपको 70+ मार्क्स लेने हैं ना मेरे भाई, तो आज तैयारी करनी पड़ेगी मेरे भाई। मान लेता हूं आज जो सीईटी मेंस के जो एग्जाम है वहां पर जो है आपका जो है नाम नहीं आएगा, लिस्ट में नाम नहीं आएगा, मेंस में लिस्ट में नाम नहीं आएगा, लेकिन जो आज आप तैयारी करोगे ना मेरे भाई, इसका जो फल आपको कब मिलेगा, जो सीईटी नेक्स्ट होएगा मेरे भाई, वहां पर आपको तैयारी का जो है इतना चांस टाइम नहीं मिलेगा, मेरा यकीन मानिएगा। ये जो सीईटी होती है ना, ये
हबड़ तबड़ में ही लेती है एचएसएससी, मेरे को पता है, ऐसे ही सरप्राइज करके लेती है कि ये यही सोचती है कि बच्चे पढ़ रहे होंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे, एकदम से ले लेती है, एकदम से ढीला छोड़ देती है मेरे भाई। तो इसी तरीके से, इसी चीज से बचने के लिए मेरे भाई, आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान रखो, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो मेरे भाई, ठीक है। अभी नहीं होगा तो अगले सीईटी में आपका स्कोर जो है डेफिनेटली 50 से 70 चला जाएगा और तभी जो है आपका नाम आ सकता है। अदरवाइज इस बार नहीं, अगली बार नहीं, हर बार आपका यही हाल रहेगा, 50-55 जैसा ही हाल रहेगा, और सिर्फ आप अपना पैसा वेस्ट करोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे मेरे भाई। आई बात समझ में? ये चीजें आपको बतानी बहुत जरूरी थी। आगे भी सीईटी होगा और आगे भी भर्तियां आएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो जिसका जो है मनोबल टूटा हुआ है मेरे भाई, वो सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, आप अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। डेफिनेटली 50 से 70 मार्क्स पर जाया जा सकता है, ऐसी भी कोई लंबी चौड़ी वाली बात नहीं है कि आपको कोई साइंस या लॉजिक लगाना है मेरे भाई। सिर्फ आपको पढ़ना है और डिटेल से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, किताबों पर टाइम स्पेंड करना है, फालतू की चीजों पर टाइम स्पेंड करने से अच्छा है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए मैं किताबें पढ़ता हूं। और आपके साथ यहां से मुझे एक और चीज सीखने को मिली, जैसे मैंने ये पिछले अगस्त 2025 से ये सीरीज स्टार्ट की थी ना, यकीन मानिएगा आपके साथ मेरी भी तैयारी हो रही है मेरे भाई, ठीक है। तो मुझे भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, इसीलिए बोल रहा हूं किताबों को पढ़ा करो, बहुत सारा ज्ञान एक्सप्लोर होगा मेरे भाई, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जितने आप दार्शनिक देखते हो ना, दार्शनिक जो देखते हो, उन्होंने पुस्तक ही पढ़ी थी मेरे भाई। पहले टाइम में, पहले समय में जो है ये सोशल मीडिया गंदगी नहीं होती थी, वो किताबें पढ़ते थे मेरे भाई। और किताबों से, और किताबों का जो विकल्प है ना, प्राचीन समय लगा लो, प्राचीन समय लगा लो, या फिर मध्यकालीन समय लगा लो, या फिर आधुनिक समय लगा लो, ना तो किताबों का पहले कोई विकल्प था, ना ही बीच में यानी कि मेडिवल में किताबों का कोई विकल्प था, और आज आधुनिक काल, ना ही आज कोई किताबों का जो है विकल्प है, और ना ही आज से आने वाला जो, यानी कि आज भी आधुनिक काल चल रहा है, लेकिन आज के 20-30 साल के बाद और आधुनिक काल आ जाएगा, वहां पर तो किताबों की वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन किताबों का विकल्प कोई भी नहीं रहेगा मेरे भाई, याद रखना। तो किताबों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, किताबों को पढ़ा करो, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित किया करो मेरे भाई, ठीक है। आज के समय में जिसके पास नॉलेज है ना, उसी के पास सब कुछ है मेरे भाई, ठीक है। वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, ये जो छोटे छोटे रील वायरल हो जाते हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, ये कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ये जो है नहीं है मेरे भाई, एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे भाई। लॉन्ग टाइम के लिए ये चीजें है भी नहीं मेरे भाई। लॉन्ग टाइम के लिए यही है, जिसके पास नॉलेज होगी वही लॉन्ग टाइम पर जो है जीवित रह सकता है मेरे भाई। प्रकृति का भी यही नियम है कि प्रकृति के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेगा वही जीवित रहता है मेरे भाई। तो याद रखना, पढ़ाई का ना तो पहले कोई विकल्प था और ना ही आज कोई विकल्प है मेरे भाई। तो इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान दिया करो और जो है खेला कूदा करो, ज्यादा फोन में घुसने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं आज के हमारे चैप्टर के ऊपर। थोड़ी सी ये बातें आपको जो है मोटिवेट करना जरूरी होता है, मुझे पता है आप कितना पढ़ाई करते हो, आई होप आप जो है ऑनेस्टी से पढ़ाई करते हो, लेकिन बीच बीच में जो है मोटिवेशनल की जो डोज होती है ना, ये आपको लगानी बेहद जरूरी होती है मेरे भाई, ठीक है। तो आज हम फिजिक्स, आप सभी जानते हैं फिजिक्स की हमारी जो है ये सीरीज चल रही है। आज हम फिजिक्स का 9वां चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है चुंबक मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट, इसको जो है इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मैग्नेट के बारे हम जान लेते हैं। पहले जो है आज मैंने क्वेश्चन इसके अंदर कम किए हैं, क्वेश्चन मात्र 25-26 किए हैं, लेकिन इस चैप्टर को हम समझेंगे मेरे भाई। क्यों समझेंगे तो थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहां से आप क्वेश्चन पढ़ लेना। अब इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, केवल मध्य में, सिरों या ध्रुवों पर, चुंबक एक समान और चुंबक के ठीक नीचे, यकीन मानिएगा इन चारों का अलग अलग मतलब है मेरे भाई, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट यहां पे आपको बता दूं, इसका आंसर केवल मध्य में होगा। चलिए मान लेते हैं कुछ भी इसका आंसर है, लेकिन उससे क्या होगा, उससे एक रट्टाफिकेशन हो जाएगी मेरे भाई, और हो सकता है कि भाई कोई सा भी आंसर हो सकता है, और इससे आप जो है पता नहीं लगा सकते ऑप्शनों से। तो ऑप्शनों को पता लगाने के लिए आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि इसका क्या मतलब होता है, सिरों या ध्रुवों पर का क्या मतलब है, मध्य में क्या मतलब है, चुंबक के मध्य की बात कर रहे हैं, चुंबक के मध्य में क्या मतलब है, चुंबक के ध्रुवों पर क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल चुंबक का जो बल होता है ना, बल, वो मध्य में क्या होता है, 0 होता है मेरे भाई, ठीक है। और सबसे ज्यादा चुंबक का बल कहां होता है, ध्रुवों पर होता है। ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे ज्यादा होता है। तो यही चीज हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। और जिस बच्चे ने ये चैप्टर पूरा देख लिया, ये वीडियो पूरा देख लिया, जितनी मोटी मोटी बेसिक चीजें मैं बताऊंगा ना, वो सारे देख लोगे ना, तो चुंबक से नॉर्मली सारे क्वेश्चन जो है आप ठीक कर ले जाओगे। सारी चीजें मैंने थ्योरी यहां पे लिख दी है, 25 क्वेश्चन भी मैंने लिख दिए हैं। उससे पहले जो है थोड़ी सी चीजें मैं यहां पर आपको लिखकर बताना जरूर चाहूंगा मेरे भाई, ठीक है। वैसे तो मैंने सारा कुछ एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिख दी है, और उसी एनसीईआरटी की डेफिनेशन जो है बिल्कुल आसान शब्दों में लिख दी है, फिर भी कुछ चीजें आपको यहां पर बताना बेहद जरूरी है। अब यहां पे जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम क्या है, चुंबक, उसका नाम है मेरे भाई, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैग्नेट, इसको जो है
इंग्लिश में बोलते हैं। अब कई बच्चों को लगता है कि ये जो चुंबक है ना, ये भाई जो है साइंस का चैप्टर है। कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आता है ये जो साइंस का चैप्टर है या फिर किसका चैप्टर है मेरे भाई, या फिर किसका चैप्टर है, या फिर मेरे भाई ये किसका चैप्टर है, भूगोल का चैप्टर है, यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो दोनों में इसकी मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये जो चुंबक जो चैप्टर है ना, मोस्टली ये किसका चैप्टर है, ये विज्ञान का चैप्टर है मेरे भाई, ठीक है, विज्ञान का चैप्टर है, यानी कि साइंस का चैप्टर है। और साइंस में भी स्पेशली किसका चैप्टर है, ये फिजिक्स का चैप्टर है मेरे भाई। आई बात समझ में क्यों है, तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है विज्ञान के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो ये आप देख लो पहले। सबसे पहले विज्ञान यानी कि साइंस के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, इस चैप्टर के अंदर जो है वैज्ञानिक नियम पढ़ते हैं भाई, जैसे कि चुंबक कैसे काम करता है, चुंबक कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो हम ये पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ते हैं, बिजली से चुंबक कैसे बनता है, बिजली से चुंबक कैसे बनता है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन यकीन मानिएगा, आप मेरे साथ टाइम लगा लो या फिर एनसीईआरटी के किताबों के साथ टाइम लगा लो, टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा। आज के समय की ये बहुत ही मैडेंट्री डिमांड है मेरे भाई। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं फॉर्म भर दूंगा, 2-3 महीने शॉर्ट्स नोट्स लेके पढ़ लूंगा या फिर यूट्यूब पर मैराथन क्लास लगा लूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऑनेस्टली दिल से बता रहा हूं, आपके मुंह पर भी ये बात बोल सकता हूं, आप सिलेक्शन से कोसों दूर है। सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपने माता पिता का जो है पैसा वेस्ट कर रहे हो। ऐसा सिलेक्शन आपका भूल जाना हो जाएगा मेरे भाई, मैं लिख कर दे सकता हूं ये बात। जब तक आप अपना टाइम स्पेंड नहीं करोगे, 1 से 2 साल नहीं लगाओगे, डिटेल से एनसीईआरटी की डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे, तब तक आप भूल जाना, अपना सिलेक्शन हो जाओगे। ऐसे बातें करने के लिए कितनी कर लो कि मैं सिलेक्शन करवा दूंगा, 2 महीने करवा दूंगा, सिर्फ ये नोट्स पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, चीजें आप सारी पढ़ते हो, बस उनको जो है इंक्लूड नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जोड़ नहीं पाते अपनी लाइफ से मेरे भाई। अब ये लाइन आप सभी ने पढ़ी है कि भाई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, शॉर्टकट का तरीका अपनाते हो, शॉर्ट्स नोट्स पढ़ते हो, यूट्यूब पर टोटली डिपेंड हो जाते हो। तो ये वही तो है शॉर्टकट का रास्ता, यही तो है। अब जो लाइन ये बोली गई है कि शॉर्टकट का रास्ता जो सक्सेस जो है शॉर्टकट का रास्ता नहीं है मेरे भाई, तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि भाई डिटेल से आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद जो स्टैंडर्ड जो ऑथर्स आते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी की महेश वर्णवाल की किताब ले लो, या फिर जो ज्योग्राफी की और भी बहुत सारी किताबें, जैसे माजिद हुसैन की किताब ले लो। हिस्ट्री की आप बात करो तो अवध ओझा सर की किताब ले लो। मैं यहाँ पे कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा, एक सिंपल सी आपको चीजें बता रहा हूँ। ये बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको जीके जीएस की तैयारी करनी है ना, किसी पीसीएस की तैयारी करनी है या यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो भूल जाना कि जो ये इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स नोट्स आते हैं, 15-20 पिक अपलोड कर देते हैं, यहां से मैं तैयारी कर लूंगा, बिल्कुल भी तैयारी नहीं होगी मेरे भाई। यूपीएससी का पेपर देख लेना, आपको डिटेल से पढ़नी पड़ेगी। पहले एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी 6 से लेके 12 तक मेरे भाई, ठीक है, 6 से लेके 12 तक। उसके बाद आपको क्या पढ़ने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑथर की किताब पढ़नी पड़ेगी, STANDERD, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑथर की किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। कौन कौन से ऑथर, जैसे कि अवध ओझा सर हो गए मेरे भाई, ठीक है, मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, सुभाष चारण सर की किताबें हो गई, ठीक है, सुभाष चारण सर की किताबें होगी। और कौन कौन से हो गए, माजिद हुसैन सर हो गए, ठीक है, माजिद हुसैन सर हो गए। और कौन से हो गए, बहुत सारे एग्जांपल्स है यार, इन सभी की आपको स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपकी नॉलेज जो है डीपली होगी, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ मैं कहां पर गोता मार रहा हूं, मैं प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच को टच कर सकता हूं। आई बात समझ में, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप भूल जाना, आपका सिलेक्शन होगा तो आप कहां पर गोता मार रहे हो, शॉर्ट नोट्स के लिए, जो अपनी हिसार में 7 रोड बड़ी नहर आती है ना, इसी में गोता मार रहे हो मेरे भाई, और यहां से सिलेक्शन नहीं हो सकता मेरे भाई। आई बात समझ में, चलिए हम चलते हैं आगे। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान चुंबक कैसे काम करता है, मतलब फिजिक्स में ये चीजें हम पढ़ते हैं, चुंबक कैसे काम करता है, बिजली से चुंबक कैसे बनता है या फिर बनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। और क्या पढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट में हम इसके अंदर पढ़ते हैं, मोटर पढ़ते हैं, जनरेटर पढ़ते हैं, ठीक है, जनरेटर, ठीक है, ट्रांसफार्मर जैसी मशीनें किन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम करती हैं, ये सारा पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें कहां पर आती हैं, ये सारी चीजें जो है सिद्धांत पर काम करती है। तो ये सारी चीजें मोस्टली किसके अंदर आती है, फिजिक्स के अंदर आती है, फिजिक्स यानी कि साइंस के अंदर जो है ये चीजें आती है मेरे भाई। आई बात समझ में। अब इसमें एक छोटा सा हिस्सा आता है भूगोल का,
साइंस की फिजिक्स की इतनी सारी चीजें आती है मेरे भाई जो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब भूगोल का एक छोटा सा हिस्सा आता है, क्या छोटा सा हिस्सा आता है, भूचुंबकत्व। चुंबकत्व कैसे लिख दिया, गलत लिख दिया है, चुंबकत्व ऐसे लिखेंगे। अब ये एक छोटा सा पार्ट आता है भूचुंबकत्व मेरे भाई, इस चैप्टर के अंदर, चुंबकत्व के अंदर मेरे भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल ये है मेरे भाई, जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी वो सबसे बड़ा चुंबक है मेरे भाई, याद रखना। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है। देखते हो ना कि जो चीजें हम ऊपर छोड़ते हैं वो हमेशा से नीचे आती है, ये चुंबक ही है, धरती के अंदर चुंबक ही है मेरे भाई, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पार्ट आता है, तो इसीलिए जो है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो मैग्नेट वाला चैप्टर है या फिर चुंबक इसको बोलते हैं, ये फिजिक्स में यानी कि साइंस में आता है या फिर ज्योग्राफी में आता है। तो आगे से आपको याद रखना है, ये चुंबक वाला चैप्टर ऑलमोस्ट 90-95% जो है साइंस के अंदर आता है, और साइंस के अंदर जो है फिजिक्स के अंदर आता है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें यहां पर समझाने के लिए बहुत जरूरत है। ज्योग्राफी का जो है इसके अंदर छोटा सा पार्ट आता है मेरे भाई, ठीक है। और वो भी मैं सारी चीजें यहां पर बताने वाला हूं। अब एक एक करके हम चीजों के ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो है विज्ञान की सारी चीजें पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम भूगोल भूचुंबकत्व भी पढ़ेंगे, मतलब मेरे भाई कि पृथ्वी पर जो है ये कैसे काम करता है मेरे भाई, ठीक है। 5 पार्टों के अंदर मैंने ये डिवाइड कर दिया, बिल्कुल आसान भाषा में लिख के आया हूं। मेरा टाइम तो लगा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये टाइम जो है मैं आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हूं। अगर एक बच्चे का भी जो है भविष्य सुधर गया ना, तो यकीन मानिएगा मेरे को इतनी खुशी होगी ना, वो किसी पैसे से जो है नहीं तोली जा सकती मेरे भाई, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो बस इसीलिए मैं काम कर रहा हूं। चलिए हम चलते हैं हमारे चैप्टर पर। यहां पर जो है आपका एमसीक्यू सेक्शन खत्म हो जाएगा, और यहां से हमारा जो है थ्योरी वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। मैं मान सकता हूं कि भाई फिजिक्स में इतना अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि भाई जितने जीके जीएस के अंदर मेरा इंटरेस्ट है या फिर जितनी मैंने पढ़ी है उतना डिटेल से मुझे भी पता है, मैं साइंस नहीं पढ़ा सकता। साइंस एक वाइड सब्जेक्ट है, एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। फिर भी जितनी मेरे को छोटी मोटी नॉलेज है भाई, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जितनी बेसिक सी मुझको नॉलेज है। और यकीन मानना, ये जो नोट्स मैं बना के लेके आया हूं, पूरा 1 दिन लग जाता है। नोट्स में कोई कमी नहीं है, नोट्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर ये नोट्स भी अगर आप पूरे पढ़ लोगे ना, तो यकीन मानिएगा पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज आपको भी दिख रही होगी मेरे भाई, ये चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं कि इतना अच्छे से मैं नहीं पढ़ा पा रहा होगा शायद साइंस को, जितना मैंने इंडिया जीके को या फिर हरियाणा जीके को पढ़ा है मेरे भाई। आई बात समझ में? फिर भी मैंने प्रॉमिस किया था साइंस का, इसीलिए मैं साइंस कंप्लीट करवा रहा हूं। और आपको तो नोट्स चाहिए ना यार, फ्री में तो नोट्स प्रोवाइड करवाना होगा। अब पढ़ने की वाली बात है, आप चाहे वो पेड वाले नोट्स पढ़ लो साइंस के, या फिर ये नोट्स पढ़ लो, पढ़ना तो आपको सिंपल से पड़ेगा मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये नोट्स भी उन्हीं की तरह है, मैं कहता हूं कि संपूर्ण है मेरे भाई। इतना आसान भाषा में पेड में जो आपको नोट्स मिले होंगे ना, वहां पे नहीं मिलेगा जितना नोट्स मैंने इतना सिंपल करके यहां पे लिख दिया है। कैसे सिंपल करके लिखा है, अब देखो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहां तक रखो। अब प्राकृतिक चुंबक का क्या मतलब है, भाग 1 यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। चुंबक के बुनियादी नियम पहले हम देखेंगे। 5 पॉइंट हम जो 5 पॉइंट जो है ना, 5 पॉइंट वो हम किसके देखेंगे, चुंबक के बुनियादी नियम, यानी कि बेसिक रूल ऑफ मैग्नेट के मेरे भाई। यहां पे एनसीईआरटी का पॉइंट लिखा गया, यानी कि एनसीईआरटी के अंदर आपको सिर्फ ये लाइन मिलेगी, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला चुंबक लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट है, और ये Fe3O4 इसको बोला जाता है। कुछ समझ आया? कुछ बच्चे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होंगे मेरी तरह जिनको भाई लोकल लैंग्वेज ही समझ आती है। अब इस लाइन को मैंने कितना सिंपल कर दिया, ये देखो। अब इस लाइन को जो है यहां पे देखो दोस्तों, जो चुंबक हमें सीधा जमीन या पहाड़ों से खोदकर मिलता है, जो चुंबक हमें कहां से मिलता है, खोदकर मिलता है, जमीन के नीचे से मिलता है या फिर पहाड़ों के अंदर खोदकर मिलता है, वह काले रंग का एक पत्थर होता है मेरे भाई। याद रखना, जो हम मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं ना, चुंबक जो हमें यूज करते हैं, वो सबसे पहले किस अवस्था में होता है, वो एक काले पत्थर की अवस्था में होता है। वैज्ञानिक भाषा में उसे मैग्नेटाइट कहते हैं मेरे भाई, ये चीज याद रखना। और यह असल में लोहे का ही एक रूप है मेरे भाई। अब इस लाइन को मैंने कितना आसान कर दिया। जब ये लाइन आपको याद हो जाएगी ना, याद नहीं करनी है, बस आपको एक समझना है, एक हिस्ट्री या फिर कहानी के तौर पर आपको देखना है। कहानी के तौर पर कैसे देखना है, ऐसे देखना है भाई। आपको मन में सोचना है यार, जो लोहा है ना, लोहा जो चुंबक है, सॉरी लोहा बोल गया, चुंबक जो है, चुंबक पता है क्या है? चुंबक भाई हम खोद कर निकालते हैं। अब खोद कर कहीं से भी निकाल सकते हैं, या तो हम जमीन के अंदर से भी खोद कर निकाल सकते हैं चुंबक को, या फिर हम जो है पहाड़ों पर भी खोद कर निकाल सकते हैं। लेकिन जो चुंबक हम खोद कर निकालते हैं ना, चुंबक ऐसा चुंबक नहीं हो तो जैसा वर्तमान में हम देखते हैं कि वो किसी को अट्रैक्ट करता है और अपनी तरफ चिपका लेता है, ऐसा चुंबक नहीं होता। स्टार्टिंग में चुंबक जब हम जमीन से खोद कर निकालते हैं ना, तो वो एक काला पत्थर होता है मेरे भाई। क्या होता है? काला पत्थर होता है। वैज्ञानिक भाषा में उसे क्या बोला जाता है? मैग्नेटाइट
कहा जाता है। अब इतनी आसानी में बताओ आपको क्या चीज समझ नहीं आई है मेरे भाई? आई ना? चलिए अब सेकंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है? तो सेकंड पॉइंट में बोल रहा है भाई चुंबकीय ध्रुव यानी कि मैग्नेटिक पोल्स की यहां पे बात कर रहा है। तो एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलते हैं? चुंबक का आकर्षण बल उसके सिरों पर सबसे अधिक होता है जिन्हें ध्रुव कहते हैं मेरे भाई। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्या किया था, धरती बनाई थी ज्योग्राफी के अंदर, यहां पर भी एक धरती बना लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये धरती है, आप सभी जानते हैं, ये बीच में से धरती को दो भागों में किसने बांट दिया? भूमध्य रेखा को बांट दिया मेरे भाई। ठीक है, भूमध्य रेखा ने बांट दिया। ठीक है, भूमध्य रेखा ने इसको बांट दिया और ये क्या है? 0 डिग्री पर है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है? 0 डिग्री पर है। और यहां पर क्या है? यहां पर नॉर्थ पोल है मेरे भाई, आप सभी जानते हैं। यहां पर क्या है? नॉर्थ पोल है। और यहां पर क्या है? साउथ पोल है। और ये कितने डिग्री पर है? ये 90 डिग्री पर है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री पर। डेफिनेशन में क्या कह रहा है? चुंबक का जो आकर्षण होता है, आकर्षण यानी कि एक मतलब आकर्षण करना, अपनी तरफ खींचना, उसके सिरों पर सबसे अधिक होता है। मतलब कि जो पोल है ना, 90 डिग्री पर पोल है, यहां पर आकर्षण सबसे ज्यादा होता है मेरे भाई। ठीक है, आकर्षण सबसे ज्यादा। अब जब क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा जो भाई चुंबक का जो आकर्षण होता है वो सबसे ज्यादा जो है कहां पर होता है। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ऐसे ही दे देगा, नॉर्थ पोल पर होता है, भूमध्य रेखा पर होता है, यानी कि ऐसे भी नहीं देगा। ऐसे देगा तो फिर भी आप समझ जाओगे भाई नॉर्थ पोल और जो है भूमध्य रेखा जो मैं ये समझा रहा हूं, ऐसे भी समझ जाओगे। लेकिन आंसर ऑप्शन में पता है आपको कैसे देगा? ऑप्शन में आपको दे देगा सबसे ऊपर, मध्य भाग पर, या फिर दो ऑप्शन और दे देगा। ऐसे ऑप्शन में दे देगा तो आपको खुद जो है समझना पड़ेगा। सबसे ऊपर का मतलब वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? नॉर्थ पोल पर कह रहा है सबसे ऊपर मेरे भाई। ठीक है, सबसे ऊपर मेरे भाई। अगर वो मध्य कह रहा है तो मध्य यानी कि वो किसकी बात कर रहा है? मध्य की बात कर रहा है, वो भूमध्य रेखा की जो है बात कर रहा है। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। और ये चीजें जब तक आप ऐसे नहीं समझोगे ना, तब तक आप तुक्के ही मार के आओगे, और तुक्के में जो है 99% जो है चीजें गलत ही होंगी मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये चीज याद रखना भाई, चुंबक का जो सर्वाधिक आकर्षण होता है ना, जो अपनी तरफ खींचता है सबसे ज्यादा, कहां पर खींचता है? 90 डिग्री पोल पर खींचता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर खींचता है। आई बात समझ में? इसीलिए बोलते हैं पृथ्वी के नीचे जो है चुंबक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। कोई भी चीज ऊपर जाती है तो वो नीचे आती है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है। अब जो है सबसे ज्यादा आकर्षण जो है कहां पर है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, यानी कि 90 डिग्री पर है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन ये जो मध्य रेखा पर है ना, मध्य रेखा पर यहां पर क्या है? आइए आगे पढ़ते हैं, जिन्हें ध्रुव कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये आगे लिखा है सबसे कम, यहां पर होगा मिडल में होगा सबसे कम मेरे भाई। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं सबसे कम, ये अगले पॉइंट में लिखा होगा, कोई नहीं आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखी? चुंबक का जो आकर्षण बल होता है ना, उसके सिरों पर सबसे अधिक होता है, जिन्हें ध्रुव पोल कह जाते हैं। अब इसको आसान भाषा में समझो। यहां पे देखो, अगर आप एक चुंबक को लोहे के कचरे में डालोगे, ठीक है, एक चुंबक को आप लोहे के कचरे में डालोगे तो सारा लोहा उसके बीच में नहीं चिपकेगा, बल्कि उसके दोनों कोनों पर जाकर चिपक जाएगा मेरे भाई। ये चीज आप याद रखना। जो एक चुंबक होगा ना, फॉर एग्जांपल ये जो है लोहे के ढेर है, ठीक है, लोहा है, ये बहुत सारा लोहा है। अगर आपने चुंबक डाल दिया, ये चुंबक डाल दिया तो चुंबक क्या करेगा? ये जो सारा लोहा है ना, सारा लोहा इसके आइड साइड चिपक जाएगा, ऊपर नीचे चिपक जाएगा, बीच में नहीं चिपकेगा। यही ये डेफिनेशन कह रहा है। अब देखो क्या कह रहा है, अगर आप एक चुंबक को लोहे के कचरे में डालोगे तो सारा लोहा उसके बीच में नहीं चिपकेगा, बल्कि दोनों कोनों पर जाकर चिपकेगा। इन कोनों को ही हम चुंबक के ध्रुव यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं, जबकि चुंबक की असली ताकत यही होती है। चुंबक की असली ताकत यही होती है। आप बताओ क्या समझ नहीं आया मेरे भाई? इतना आसान कर दिया है, इतना सिंपल कर दिया आपके लिए। सिर्फ मैंने अपने आप को देखा मेरे भाई, सच बताऊं तो मैंने अपने आप को देखा, इसीलिए मैंने चैप्टर इतना आसान किया। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं मान सकता हूं बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मुझसे भी इंटेलिजेंट होंगे। कई सारे यूट्यूब में देखता हूं मेरे भाई, जो लगे हुए हैं, सरकारी जॉब लगे हुए हैं, वो भी तैयारी करवाते हैं मेरे भाई। ठीक है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, सच्चाई बताता हूं। आप वहां से भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन मैं सीधा डेफिनेशन भी लिख सकता था, एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिखता और यहां से आपको पढ़ के निकल जाता आके। लेकिन मैंने क्या फील किया? मैंने ऐसा फील किया भाई, बहुत सारे ऐसे भाई या बहन होंगे जो मेरी तरह होंगे, जिनको नहीं समझ आता। मुझे भी समझ नहीं आता, सही बताऊं तो मेरे भाई, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूं, ऐसे ही चीजों को याद रखता हूं। तो मैंने सोचा कि मैंने अपने आप को रखा कि भाई बहुत सारे जो भाई बहन होंगे ना, वो मेरी तरह होंगे, उनको समझ नहीं आता, तो वो कैसे करेंगे यार तैयारी। तो मैंने इसीलिए ये तरीका निकाला कि भाई थोड़ी सी मेहनत, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम तो लगेगा, मेरी आंखें तो जलेंगी, क्योंकि स्क्रीन पर बैठती हैं तो आंखों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए काम किया मेरे भाई, और यकीन मानना मैं आप पर कोई रहम नहीं कर रहा, कोई दया नहीं कर रहा मेरे भाई। आप इसके हकदार हो। जो मैं ये काम कर रहा हूं ना, ये सभी को करना चाहिए। सबसे पहले तो ये सिस्टम को काम करना चाहिए। अब कितनी गाली दे लो सिस्टम को, वो तो, अब एक न्यूज आपने देखी होगी, इससे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। अभी जो ये जो नीट का पेपर जो है रद्द हुआ है, या फिर जो ये धांधली हुई है, इसके अंदर चोरी हुई है। अब क्या किया इन्होंने, ये जो नीट का पेपर है ना, ये सेफ तरीके से सेंटर
सेंटर पर पहुंच जाए। अब ये किसकी मदद ले रहे हैं, ये जो है आर्मी की मदद आर्मी या फिर उसकी एयरफोर्स की मदद ले रहे हैं, मतलब कि हवाई जहाज ऊपर से जाएगा और वो सेफ सेंटर तक पहुंचाएगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है मेरे भाई। इतना टैक्स हम दे रहे हैं, जनता इतना टैक्स दे रही है, फिर भी वो पैसा भगवान ही जाने कहां पर जा रहा है मेरे भाई। आप समझदार हो, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल मैं तो खैर इतना बड़ा यूट्यूबर भी नहीं हूं मेरे भाई, यूट्यूबर का भी मैंने आजकल हाल देखा है, जिसकी जो सच्चाई बोलता है ना मेरे भाई, जो सच्चाई बोलता है उसकी या तो वीडियो डिलीट कर देते हैं या फिर चैनल ही डिलीट कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, खैर मैं तो इतना बड़ा नहीं हूं, फिर भी मैं थोड़ा सा जो सही लगता है वो बताने की आपको कोशिश करता हूं, क्योंकि चलो छोड़ो यार, हम अपनी स्टडी पे आ जाते हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं, इन पर कितनी वार्तालाप कर लो कभी खत्म नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, तो हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, दोबारा से आ जाते हैं। ये हमने चुंबकीय ध्रुव देख लिया मेरे भाई। तो सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, जो चुंबक होता है ना, चुंबक, उसका सबसे ज्यादा आकर्षण बल कहां पर होता है, सबसे ज्यादा आकर्षण बल उसका पोल पर होता है, 90 डिग्री उत्तरी या फिर 90 डिग्री साउथ पोल पर होता है मेरे भाई। ठीक है, अब चलते हैं दिशा सूचक की गुण की हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा सूचक इसका जो है दिशा सूचक है मेरे भाई। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट कहता है स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक हमेशा भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है वनडे एग्जाम्स के अंदर एग्जामिनर, बताइए जो चुंबक होता है ना, चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक जो है हमेशा किस दिशा में ठहरता है, मतलब कि रुकता है, किस दिशा में रुकता है। तो डायरेक्ट इसका रट्टा मार लेना, ये उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है मेरे भाई। ठीक है, आप मान लीजिएगा कि ये एक धागा है मेरे भाई। ठीक है, ये एक डोरी है, इसके ऊपर जो है आपने एक चुंबक बांध दिया मेरे भाई। ठीक है, चुंबक बांध दिया और ये हमेशा जो है किस दिशा में रुकेगा, तो ये हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में रुकेगा। अब इसको सिंपल भाषा में देखते हैं, यहां से देखो, अगर आप एक चुंबक को धागे से बांधकर हवा में लटका दो तो वह कभी भी पूर्व या पश्चिम की तरफ मुंह करके नहीं रुकेगा, वह घूम फिरकर हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ ही सीधा खड़ा होगा। इसी वजह से पुराने जमाने में जो लोग जंगलों और समुद्री जहाजों में रास्ता ढूंढने के लिए चुंबकीय कंपास का जो है इस्तेमाल करते थे मेरे भाई। आई बात समझ में। तो ये बात याद रखना, जो डायरेक्शन होती है ना, डायरेक्शन चुंबक की, जो अगर आपने एक चुंबक को धागे से बांधकर लटका दिया तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ना, डायरेक्शन यानी कि दिशा, वो हमेशा क्या होगी, उत्तर और दक्षिण यही दिशा होगी, कभी भी पूर्व या पश्चिम उसकी दिशा नहीं हो सकती। तो जो पास्ट होता था ना, पहले के जमाने में जो लोग जहाजों में यात्रा करते थे तो वो हमेशा कंपास का इस्तेमाल करते थे मेरे भाई। कंपास से याद आया, एक मेरे को यहां पे आपको दिख रहा है, जंगलों और समुद्री जहाज, समुद्री जहाजों में रास्ता ढूंढने के लिए आपने एक मूवी देखी है पायरेट्स ऑफ द कार्बियन। पायरेट्स कैसे लिखेंगे, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, देखी होगी कुछ बच्चों ने शायद, आई होप देखी होगी। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समुद्री लुटेरा बोलते हैं। उसके अंदर एक हीरो होता है जैक स्पैरो, तो वो जो समुद्री खजाना ढूंढने के लिए जिसका यूज करता है ना, तो वो भी कंपास का ही यूज करता है मेरे भाई। किसका यूज करता है, कंपास का यूज करता है मेरे भाई। आई बात समझ में। तो ये चीज आप जरूर याद रखना, इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा हमेशा जो है क्या होती है, उत्तर या दक्षिण होती है मेरे भाई। आई बात समझ में। तो वो उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए जो है कंपास का यूज करते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं, ध्रुवों का जोड़ा। ध्रुवों का जोड़ा यानी कि कपल में जो कपल होते हैं ना, कपल जो क्या कैसे समझाऊं, यहां पे देखो, प्रकृति में एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं होता है। ये ऑप्शन में आपको जरूर देगा कि भाई एकल चुंबकीय ध्रुव का जो है अस्तित्व होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसको रट्टा मार लो या फिर कैसे कर लो, दिमाग में सेट कर लो, प्रकृति में जो है एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व ही नहीं होता है। चुंबक के दोनों ध्रुव हमेशा से जोड़े में होते हैं। दोनों ध्रुव की बात किसकी कर रहा है, साउथ पोल की और जो है नॉर्थ पोल की ये बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात कर रहा है, यानी कि कोई एक अगर चुंबक होगा ना, तो कभी भी वो एकल नहीं हो सकता, या तो कभी भी उसका साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल, कभी भी अकेले नहीं हो सकते, हमेशा ये दोनों ही होंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमेशा दोनों होंगे अगर कोई चुंबक होगा तो मेरे भाई। ठीक है, आसान भाषा में यहां से देख लेते हैं, ये देखो, चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल जय वीरू की जोड़ी है। जय वीरू जैसे कि आपने देखा था ना, वो कौन सी फिल्म थी, ये शोले फिल्म थी, उसमें जय वीरू की जोड़ी थी। अगर आप सोचो कि मैं चुंबक को बीच से तोड़कर नॉर्थ पोल को अलग कर दूंगा, कभी आपको लगता हो ये चुंबक है मेरे भाई, इसको मैं बीच से तोड़ दूंगा तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अलग कर दूंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप चुंबक के जितने टुकड़ों को रोगे ना, हर छोटे टुकड़ों में अपना खुद का एक नया नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाएगा मेरे भाई। तो यहां से एक चीज आपको याद रखनी है, कभी भी एकल पोल हमेशा नहीं होता चुंबक का मेरे भाई, हमेशा चाहे आप उसको कितने भी टुकड़ों कर दो, हमेशा उसके दो पोल रहेंगे, एक नॉर्थ पोल रहेगा, एक साउथ पोल रहेगा मेरे भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण मेरे भाई। ठीक है,
आकर्षण और प्रतिकर्षण की हम बात कर लेते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या कहते हैं? एक तो आकर्षण मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, एक प्रतिकर्षण क्या है मतलब कि दूसरी तरफ भेज रहा है मेरे भाई। यहां पे देखो एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है? समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है मेरे भाई। ठीक है, समान जो ध्रुव होते हैं ना, एक प्रकार के जो ध्रुव होते हैं उनमें प्रतिकर्षण होता है, यानी कि एक दूसरे के दूर भागते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। लेकिन जो विपरीत ध्रुव होते हैं ना, विपरीत ध्रुव, इनमें आकर्षण होता है, यानी कि ये एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो क्या लिखा है, जब आप दो चुंबकों को एक जैसे चेहरे के पास लाओगे, जैसे नॉर्थ के पास नॉर्थ, तो वो एक दूसरे को धक्का मारेंगे मेरे भाई। समझ आई बातचीत? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब कि दो चुंबक हैं आपके पास, मान के चलो दो चुंबक हैं आपके पास, उसको आप जो है या तो आप नॉर्थ के पास लेके जाओगे दो चुंबक को, ठीक है, ऐसे समझो दो चुंबक, ठीक है, आपके पास क्या है? दो चुंबक हैं आपके पास, ठीक है, दो चुंबक हैं आपके पास। अब इन दोनों चुंबकों को आप कहां पर लेके गए? या तो आप नॉर्थ पोल के ऊपर लेके गए या फिर आप साउथ पोल के ऊपर लेके गए, मतलब कि सेपरेट लेके गए। या तो आप नॉर्थ पोल पे लेके गए दोनों चुंबक को, या फिर आप साउथ पोल के लेके गए, तो ये दोनों क्या करेंगे? दोनों चुंबक एक दूसरे के दूर भागेंगे मेरे भाई। ठीक है, यही ये कह रहा है। ये देखो क्या कह रहा है सरल भाषा में, जब आप दो चुंबकों को एक जैसे चेहरे के पास, यानी कि या तो नॉर्थ के पास ले गए या फिर नॉर्थ के पास ले गए या फिर साउथ के पास ले गए मेरे भाई, तो वे एक दूसरे को धक्का मारेंगे, यानी कि दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण होगा मेरे भाई। ठीक है, लेकिन अगर आप उल्टे चेहरों के पास लाओगे, यानी कि नॉर्थ के पास साउथ के लेके आओगे मेरे भाई, ठीक है, नॉर्थ के पास साउथ को लेके आओगे, तो वो तुरंत चिपक जाएंगे, यानी कि आकर्षण हो जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? आई थिंक यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखना, जो एक साथ चेहरे लेके आओगे ना, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन अलग अलग चेहरों को लेके आओगे तो वो क्या होंगे? वो एक दूसरे से आकर्षण में आएंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे मेरे भाई। आई बात समझे? पहला भाग यहां पर हमारा खत्म होता है। अब हम दूसरे भाग को देख लेते हैं। यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का इलाका बता रहा है मेरे भाई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यहां पर बात कर रहा है, तो इसको देख लेते हैं। 6 पॉइंट में क्या कह रहा है? एनसीईआरटी की डेफिनेशन बोलती है चुंबकीय क्षेत्र। एनसीईआरटी का पॉइंट बोल रहा है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके बल का अनुभव किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब है? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे कि ये चुंबक है, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है जहां तक उसका बल का अनुभव किया जा सकता है। यानी कि सरल भाषा में देखो, ऐसा नहीं है कि चुंबक 10 मीटर दूर रखी लोहे की कील को भी खींच लेगा। अब आपको लगता है चुंबक यहां पे रखा है तो इस चीज को भी जो है ये खींच लेगा मेरे भाई, आकर्षण करके खींच लेगा। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? चुंबक के चारों तरफ एक निश्चित बाउंड्री या इलाका होता है जहां तक उसकी ताकत काम करती है, उसी वीआईपी इलाके को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं मेरे भाई। क्या समझे? जैसे कि ये चुंबक है मेरे भाई, अब इसका इलाका है, इसका इलाका क्या है? इसका इलाका सिर्फ इतना है, यानी कि इस इलाके के अंदर जितनी भी चीजें होंगी ना, उसी को ये अट्रैक्ट कर सकता है, उसी को ये जो है खींच सकता है, यानी कि इतनी दूर की चीजों को ये नहीं खींच सकता। फॉर एग्जांपल ऐसे ही समझो, जो वाईफाई होता है ना, वाईफाई हमारा जो घर में हम वाईफाई लगाते हैं, इसकी एक रेंज होती है मेरे भाई, आप सभी ने देखा होगा, कंप्यूटर के अंदर हमने देखा था, इसकी रेंज होती है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसकी 50 मीटर रेंज है, तो 50 मीटर रेंज से अगर आप बाहर चले जाओगे तो क्या होगा? वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना। सेम इस सिद्धांत यही है मेरे भाई चुंबक का भी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है? ये काल्पनिक बंद वक्र है मेरे भाई, जो बाहर उत्तर से दक्षिण और भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं और कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, यानी कि लाइंस होती हैं, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ये एक काल्पनिक बंद वक्र होती हैं जो बाहर उत्तर से दक्षिण और भीतर यानी कि इंटरनल दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है मेरे भाई। याद रखना, ये चीज याद रखना, बाहर जो लाइन होती है ना, बाहर की लाइन, वो कहां से कहां चलती है? उत्तर से दक्षिण चलती है, यानी कि नॉर्थ टू कहां चलती है? साउथ चलती है। लेकिन जो अंदर की लाइन होती है वो इसके अपोजिट होती है, वो क्या चलती है? साउथ टू नॉर्थ चलती है मेरे भाई। अब सरल भाषा में यहां पे समझो, चुंबक के चारों तरफ कुछ अदृश्य यानी कि भूतिया लाइनें घूमती रहती है मेरे भाई। जैसे कि लाइनें आप ऐसे ही मान लेना, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है ना, आपने देखा होगा ये हमारी पृथ्वी है, इस पे काल्पनिक रेखा हमने खींच रखी है, ये काल्पनिक रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये अक्षांश रेखा है। ये काल्पनिक रेखा कौन सी है? ये काल्पनिक रेखा कौन सी है? ये काल्पनिक रेखा हमारी देशांतर रेखा है। सेम ऐसी ही लाइनें यहां पर हैं, बस ऐसे चीजें आप जो है कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चुंबक के चारों ओर कुछ अदृश्य यानी भूतिया लाइनें घूमती हैं। ये लाइनें बाहर की तरफ नॉर्थ से निकलकर साउथ में घुसती हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये लाइनें बाहर की तरफ जो है नॉर्थ से निकलकर जो है
साउथ में घुसती है, देखो नॉर्थ टू साउथ मेरे भाई, ठीक है। और चुंबक के अंदर वापस साउथ से नॉर्थ, साउथ से जो है नॉर्थ में आ जाती हैं। ये लाइनें बहुत अनुशासित होती हैं, ये चलते चलते कभी भी एक दूसरे का रास्ता नहीं काटती है। तो ये लाइन जरूर याद रखना भाई, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें होती है ना, वो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से चलती है, कभी भी एक दूसरे का रास्ता वो नहीं काटती है मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए 7वां पॉइंट यहां से क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 को देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहा है? तो पॉइंट नंबर 8 मेरे भाई बोल रहा है, एनसीईआरटी का पॉइंट बोल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स बोल रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जिसका मात्रक वेबर होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे किसकी बात कर रहा है? किसी सतह के, सतह मतलब जमीन की जो सतह होती है ना, लंबवत गुजरने वाली लाइन। लंबवत क्या होता है मेरे भाई? आप सभी को पता होगा लंबवत क्या होता है? कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जिसका मात्रक वेबर होता है। यहां से देखो, तो ये आसान भाषा में मैंने यहां पे बता दिया है। मान लो आपके पास एक खिड़की है मेरे भाई, ठीक है। मान लो आपके पास एक खिड़की है, उस खिड़की के आर पार जितना चुंबकीय लाइनें गिनकर निकलेंगी, उन लाइनों की कुल गिनती को ही चुंबकीय फ्लक्स जो है कहते हैं। इसे नापने का पैमाना जो है वेबर होता है मेरे भाई। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चुंबकीय फ्लक्स के बारे में याद रखना कि एक खिड़की है मेरे भाई, ठीक है। आपके पास क्या है? एक खिड़की है, और उस खिड़की के आर पार जितनी चुंबकीय लाइन होगी, खिड़की के आर पार जितनी चुंबकीय लाइन गिनकर निकलेंगी, उन लाइनों की कुल गिनती को ही चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक देख लेते हैं। तो ये चीज काफी बार वनडे एग्जाम से पूछ लेता है डायरेक्ट, भाई बताइए चुंबकीय क्षेत्र का जो है एसआई यूनिट्स क्या होती है, या फिर इसका मानक क्या होता है। तो आपको याद रखना है, इसका मानक जो है तो क्या होता है? टेस्ला होता है मेरे भाई। यहाँ पे देखो एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को एसआई मात्रक टेस्ला होता है। यानी कि आप सभी जानते हैं भाई सरल भाषा में, यहाँ पे देखो जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, आलू को किलो में नापते हैं, वैसे ही चुंबक का इलाका जो है कितनी शक्तिशाली है उसे नापने के लिए साइंटिस्टों ने एक मात्र बनाया है जिसे टेस्ला कहा जाता है मेरे भाई। सिंपल सी बात है। चलिए आगे चलते हैं, भाग 3 को देख लेते हैं, फटाफट चलते हैं, ठीक है। भाग 3 क्या कह रहा है? बिजली और चुंबक का कनेक्शन क्या है? तो बिजली और चुंबक क्या कनेक्शन है? ऑर्स्टेड का प्रयोग। ये वैज्ञानिक है मेरे देखो। चलो यहाँ पे एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है? चालक तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या कह रहा है? दोबारा से पढ़ो। एनसीईआरटी का पॉइंट बोल रहा है चालक तार, जो चालक तार होती है ना, उसमें विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसके चारों ओर, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक जो है तार है मेरे भाई, ठीक है। इसके अंदर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, प्रवाहित होने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखा है ना आपने, जब करंट आ जाता है तो हल्का था अपने तरफ नहीं खींचता, वो चुंबकीय ही क्षेत्र उत्पन्न होता है मेरे भाई। अब यहां से देखो सरल भाषा, देखा है ना कभी हल्का हल्का फुल्का आपको करंट लगा होगा तो वो अपने तरफ खींचता है ना, तो वही चुंबकीय क्षेत्र ही होता है मेरे भाई। साइंटिस्ट ओर्स्टेड ने दुनिया को बताया कि बिजली और चुंबक अलग नहीं है मेरे भाई। तो ये एक साइंटिस्ट थे मेरे भाई, क्या नाम है इसका? ओर्स्टेड इसका नाम है। तो इसने बताया दुनिया को कि जो बिजली है ना, बिजली और चुंबक ये कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है मेरे भाई। अगर किसी भी तांबे के तार में करंट दौड़ रहा है, ठीक है, अगर किसी तांबा का कोई तार है, अगर उसमें करंट दौड़ रहा है तो समझ जाओ कि वह तार अपने चारों तरफ एक अस्थायी चुंबक का जो है इलाका बना रहा है। करंट बंद तो चुंबक गायब, सिंपल सी बात है। ये चीज याद रखना, आज से दिमाग में फिट कर लेना। जहां पर करंट है ना, वहां पर चुंबक डेफिनेटली है मेरे भाई, और जहां पर करंट नहीं है वहां पर चुंबक भी नहीं है। ये चीज दिमाग में सेट कर लो मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर परिनालिका की बात कर लेते हैं, यानी कि सोलेनोइड की बात कर लेते हैं। इसमें एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है? तो इसमें बोलता है पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार कुंडली जो धारा प्रवाहित होने पर छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं, सरल भाषा में क्या कह रहा है? एक खोखला प्लास्टिक का पाइप लो, ठीक है। एक पाइप जो होता है ना खोखला, अंदर से खोखला होता है। एक प्लास्टिक का मान लीजिए आपके पास पाइप है प्लास्टिक का खोखला, उस पर तांबे का तार स्प्रिंग की तरह लपेट दो, ठीक है। उस जो पाइप था ना आपके पास खोखला पाइप था, उस पर तांबे का तार जो है स्प्रिंग की तरह लपेट दो। स्प्रिंग कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है स्प्रिंग मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसे स्प्रिंग होता है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे उसके ऊपर लपेट दो। जब इसमें बिजली का करंट चालू करोगे, ठीक है, इस पर जो है बिजली का करंट चालू करोगे तो स्प्रिंग बिल्कुल एक असली चुंबक की तरह लोहे को खींचने लगेगी मेरे भाई। ये चीज चाहे आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना मेरे भाई। क्या एक्सपेरिमेंट आपको करके देखना है? आपको एक प्लास्टिक का पाइप लेना है जो बीच से खोखला होगा मेरे भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पाइप होती है ना, ऐसे बीच से खोखली होती है मेरे भाई, ठीक है। ये बीच से पाइप है, ये एक खोखली है। अब आपको इसके ऊपर क्या करना है? तांबे की तार ऐसे ऐसे लपेट देनी है मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको जो है इसके ऊपर तांबे की तार लपेट देनी है। उसके बाद क्या करना है? जब इसमें बिजली का करंट चालू करोगे, तो यह स्प्रिंग बिल्कुल एक असली चुंबक की तरह लोहे को खींचने लगेगी मेरे भाई, ठीक है। ये जो आपने बना दिया ना, ये अब लोहे को खींचने लगेगी। इसी को वैज्ञानिक परिनालिका जो है
कहते हैं मेरे भाई। आई बात समझ में? यहाँ तक समझ आया परिनालिका क्या होती है? आई होप आपको समझ आ गया होगा परिनालिका क्या होती है। एक खोखली प्लास्टिक की पाइप लेना, उसके ऊपर तांबा लपेट देना स्प्रिंग की तरह, उसमें से करंट गुजार देना, उसके बाद वो पूरी कंप्लीटली जो है चुंबक की तरह काम करेगी। इसी को परिनालिका जो है मेरे भाई बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 12 पर। पॉइंट नंबर 12 क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की डेफिनेशन क्या बोलती है? एनसीईआरटी पॉइंट बोलते हैं किसी कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसकी खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने जो है इसकी खोज की थी मेरे भाई। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने इसकी खोज की थी। अब यहां से देख लेते हैं सरल भाषा में। साइंटिस्ट माइकल फेराडे ने दिमाग लगाया कि जब करंट से चुंबक बन सकता है, करंट से चुंबक बन सकता है। अभी हमने बनाया ना करंट से चुंबक, कैसे बनाया? खोखला पाइप लिया, उसके ऊपर जो है हमने तांबे की तार लपेट दी, उससे करंट गुजार दिया, चुंबक बन गया। सिंपल सी बात है। अब जो है माइकल फेराडे ने दिमाग लगाया कि करंट से अगर चुंबक बन सकता है तो चुंबक से करंट क्यों नहीं बन सकता। इसीलिए ऊपर कहा गया था कि चुंबक है तो करंट है, करंट है तो चुंबक है, करंट नहीं है तो चुंबक भी नहीं है मेरे भाई। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चुंबक से करंट क्यों नहीं बन सकता? उन्होंने तांबे के तार के घेरे के अंदर एक चुंबक को तेजी से आगे पीछे घुमाया। ऐसा करने से तार में अपने आप बिजली बन गई। इसी जादुई तरीके को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिससे आज दुनिया में बिजली बनती है मेरे भाई। आई बात समझ में? आई होप आज आपको समझ आया होगा कि बिजली कैसे बनती है। आपने सिर्फ आज तक यही देखा होगा कि बिजली कैसे बनती है, बिजली जो है पानी से बनती है या फिर कोयले से बनती है, इतना देखा होगा ना। लेकिन एक्चुअल में आज आपको पता चला होगा कि ये बिजली ऐसे बनती है मेरे भाई। पहले क्या था? पहले एक खुली पाइप ली, मतलब खोखली पाइप ली, उसमें तांबा लपेटा गया। वो तांबा जो है उस पर जब बिजली गुजारी तो वो कैसे काम करने लग गया? वो काम एक बिल्कुल चुंबक की तरह काम करने लगा। उसके बाद एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था फेराडे। फेराडे ने दिमाग लगाया, भाई अगर बिजली से चुंबक बनाया जा सकता है तो चुंबक से बिजली क्यों नहीं बनाई जा सकती। फिर इसने दिमाग लगाया, भाई तेजी से जो है इसने तांबे के तार के घेरे के अंदर एक चुंबक को तेजी से आगे पीछे घुमाया और ऐसे करने से तार अपने आप में जो है बिजली बन गई। इसी जादुई तरीके से जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, जिससे आज दुनिया में जो है बिजली बनती है मेरे भाई। आई होप यहां तक बिल्कुल आसान भाषा में समझ आया होगा। इससे आसान मैं नहीं कर सकता मेरे भाई। मैं सिर्फ आपको डाटा दे सकता हूं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कैसे आप जो है सिलेक्शन तक पहुंच सकते हो। मैं बार बार कह सकता हूं मैं सिलेक्शन नहीं दिला सकता, एक्चुअल में सिलेक्शन कोई नहीं दिला सकता जब तक आपके अंदर से आग नहीं आएगी ना कि मुझे सिलेक्शन लेना है मेरे भाई। सिंपल सी बात है। तो कोई दवाई पी लेना, कोई नोट्स खा लेना, कोई सेट कर लेना, कितना ही वीडियो देख लेना, आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आपके अंदर से जो है आग नहीं लगेगी ना। सिलेक्शन लेना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, ठीक है ना कुछ जिंदगी में ऐसा करना है जिससे दुनिया मेरे को याद रखे मेरे भाई। ठीक है, जब तक ये आपके अंदर चीजें नहीं आएंगी आपका सिलेक्शन नहीं होएगा मेरे भाई। आई बात समझे? और ये चीजें जब आपके अंदर आएंगी ना तो डेफिनेटली किताबें आपको अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी और आप डिटेल से पढ़ना भी स्टार्ट कर दोगे मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए पॉइंट नंबर 13 को देख लेते हैं, जो कि भाग नंबर 4 है। इसके अंदर क्या कह रहा है? पदार्थों के प्रकार और मशीनें मेरे भाई। ठीक है, पदार्थों के प्रकार और मशीनों को भी हम देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 3 तरह के चुंबकीय पदार्थ यहां पे बताए गए। एनसीईआरटी का पॉइंट क्या कहता है? प्रति चुंबकीय यानी कि विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकीय, अनुचुंबकीय दिशा में हल्के आकर्षित यानी कि लो चुंबकीय, प्रबल आकर्षित। ये क्या लिख दिया भाई इसने? ये ऐसे बता रहा है 3 तरह के चुंबकीय पदार्थ होते हैं मेरे भाई। 3 तरह के चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो पहला प्रकार का पदार्थ कौन है? प्रति चुंबकीय है मेरे भाई। प्रति चुंबकीय का मतलब क्या है? विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकीय। मतलब कि प्रति चुंबकीय का मतलब है ये विपरीत दिशा में करते हैं मेरे भाई। ठीक है, अनुचुंबकीय की दिशा में हल्के से आकर्षित होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े आकर्षित होते हैं। और लो चुंबकीय प्रबल आकर्षित यानी कि बिल्कुल आकर्षित होते हैं, एक दूसरे से जो है एकदम से गले से मिल जाते हैं, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलते हैं ना, बल्कि ऐसे ही चिपक जाते हैं, बिल्कुल टाइट होके हक कर लेते हैं। तो ये है, मान के चल सकते हो 3 दोस्त हैं आपके। ठीक है, 3 दोस्त हैं आपके। ठीक है, ये आप हो। पहला दोस्त क्या है? दुश्मन है आपका। दूसरा दोस्त क्या है आपका? हल्का हल्का आपका साइड लेता है। ठीक है, हल्की साइड लेता है आपकी, हल्की आपकी साइड लेता है। लेकिन आपका जो तीसरा दोस्त है वो लॉयल है मेरे भाई। ठीक है, लॉयल है आपके प्रति, ईमानदार है आपके प्रति। ठीक है, ईमानदार है आपके प्रति, आपके हर सुख में हर दुख में जो है आपके वो काम आता है। ऐसे आप समझ लो ये 3 प्रकार के जो है चुंबक है मेरे भाई। ठीक है, अब यहां पे देखो सरल भाषा में समझो। दुनिया के सारे समान चुंबक को देखकर एक जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं मेरे भाई। जैसे मैंने ऊपर बताया ना, 3 आपके दोस्त बताए, तीनों एक तरह के समान व्यवहार करते हैं क्या? नहीं करते ना। कोई आपका दुश्मन है, कोई थोड़ा आपका जो है आपका पैसा पूसा देखकर या फिर आपका जो है बैकग्राउंड देखकर आपके साथ चिपका
हुआ है। लेकिन जो तीसरे वाला है सॉलिड है, आपकी ईमानदारी और आपकी जो है डिग्निटी के लिए आपके साथ है, वो ना तो उसको आपके पैसे से मतलब है ना ही किसी और चीज से मतलब है मेरे भाई। तो ये 3 प्रकार के दोस्त है, 3 प्रकार के पदार्थ है मेरे भाई चुंबक के। आई बात समझ में? एक सेकंड मेरे भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब ये तीनों प्रकार बता दिया मैंने, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय। यहां से एक बार चलिए एक बार देख लेते हैं। जो चुंबक से नफरत करते हैं और दूर भागते हैं। अब चुंबक से नफरत कौन करता है? जैसे कि मैंने बताया आपसे, एक दोस्त आपसे नफरत भी करता होगा, यानी कि प्रतिचुंबकीय क्या है? ये नफरत करते हैं, जैसे कि पानी, हवा, सोना, तांबा, ये सारे चुंबक से नफरत करते हैं, चुंबक से दूर भागते हैं मेरे भाई, ठीक है। अनुचुंबकीय क्या है? जो चुंबक को देखकर थोड़ा सा शर्माते हैं, यानी कि हल्का सा खींचते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन रखते हैं, यानी कि आपकी जमीन जायदाद देख के, आपका बैंक बैलेंस देख के, आपकी जो है चीजों को देखकर आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये दूसरे प्रकार के हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया मेरे भाई। तीसरे जो कि लो चुंबकीय है, यानी कि चुंबक का पक्का दोस्त है, आपका ईमानदार दोस्त है मेरे भाई। जो चुंबक के कट्टर दोस्त होते हैं, देखते ही तुरंत चिपक जाते हैं, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट या फिर निकल हो गए मेरे भाई। आई बात समझ में यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। नरम लोहा बनाम स्टील देख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो नरम लोहा बनाम स्टील क्या कहते हैं? एनसीईआरटी का पॉइंट बोलता है नरम लोहे का उपयोग अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक के लिए और स्टील का उपयोग स्थायी चुंबक के लिए होता है। तो याद रखना, नरम लोहा जो होता है ना, नरम लोहा, उसका उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन जो स्टील होता है ना, स्टील, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? परमानेंट जो मैग्नेट होता है ना, स्थायी चुंबक होता है, उसके बनाने के लिए जो है स्टील का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। सरल भाषा में यहां से देख लेना, अगर आपको ऐसा चुंबक चाहिए जो बटन दबाते ही चालू हो जाए और बटन बंद करते ही बंद, जैसे क्रेन में, तो उसे नरम लोहे से बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा चुंबक चाहिए जिसकी ताकत कभी खत्म न हो, जैसे स्पीकर या कंपास में, तो उसे स्टील से बनाया जाता है। आई होप अब ये सारी चीजें आपकी क्लियर होने लग गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं ये चीजें आपको ना बताता और डायरेक्ट एमसीक्यू करवाता ना, तो यकीन मानिएगा वो एमसीक्यू आप सिर्फ रट्टा मारते और कुछ भी नहीं करते उसके हिसाब से। अब ये जो 8-10 लाइन मैंने 15-20 लाइन यहां पे बताई है ना, ये चीजें अब आपको समझ आने लग गई होंगी और आपका इंटरेस्ट भी बन रहा होगा। यार कितना मजा आ रहा है यार, धरती में जो चुंबक है वो कैसे काम करता है। अच्छा बिजली से चुंबक बना था, अच्छा चुंबक से फिर बाद में बिजली बनाई फैराडे ने, कैसे बनाया? एक खोखली पाइप ली, उसके अंदर जो है तांबे की तार को लपेट दिया स्प्रिंग की तरह, फिर उसमें से करंट गुजारा, फिर लोहे का काम करने लग गया। ऐसे कहानी के बेस पे जब आप ये चीजें पढ़ोगे ना, तो यकीन मानना आपको चीजें बिल्कुल भी लंबी नहीं लगेंगी, बिल्कुल आपको मजा आएगा मेरे भाई। और जब आपको चीजों में मजा आने लग जाएगा ना, तो वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेंगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्यूरी तापमान देख लेते हैं। अब ये जो क्यूरी तापमान है ये क्या है मेरे भाई? एनसीईआरटी का पॉइंट कहता है वह टेम्परेचर जिसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। लोहे के लिए जो टेम्परेचर होता है ना, वो कितना होता है? 700 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो कितना ज्यादा होता है मेरे भाई। अब सरल भाषा में देखो, अगर आप किसी चुंबक को आग पर रखकर लाल होने तक गर्म करने देते हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये जो है एक आग जली हुई है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या जली हुई है? आग जली हुई है। इसके ऊपर जो है आप क्या गर्म कर रहे हो? आप जो है इसके ऊपर चुंबक रख दिया आपने, ठीक है, चुंबक रख दिया इसके ऊपर, और जो है आप उसको लाल कलर कर दे रहे हो, मतलब इतना गर्म कर रहे हो कि वो लाल हो जा रहा है। तो वह गुस्सा होकर अपनी सारी चुंबकीय ताकत खो देगा मेरे भाई। जो इसके अंदर चुंबक का जो वो होता है ना, पदार्थ होता है, चिपकाने वाला आकर्षण बल होता है, वो सारा खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। गर्म करने पर एक साधारण पत्थर बन जाएगा। जब इसको आप गर्म कर दोगे ना 770 डिग्री सेल्सियस पर चुंबक को, तो ये सारी अपनी ताकत खो देगा चिपकाने वाली। तब ये क्या बन जाएगा? तब ये एक नॉर्मल पत्थर बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या बन जाएगा? नॉर्मल पत्थर ये बन जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं। जिस तापमान पर यह होता है, मैंने बताया 770 डिग्री सेल्सियस, उसे क्यूरी तापमान कहते हैं। लोहे के चुंबक के लिए गर्मी 770 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। 3 लाइनें समझ आई? नहीं समझ आई? चलिए एक लाइन में समझा देता हूं। सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है। अगर कोई चुंबक है मेरे भाई, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक चुंबक है, अगर आप उस चुंबक को 770 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप उसको गर्म करोगे ना, तो उस चुंबक से उसका गुण, चुंबक का गुण क्या होता है? चिपकाने का, आकर्षण करने का जो गुण होता है, वो सारा गायब हो जाएगा। और 770 डिग्री सेल्सियस पर जब आप उसको गर्म करने लगोगे, तो वो अपना सारा चुंबकीय प्रभाव गायब हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा? एक नॉर्मल जो है पत्थर बन जाएगा मेरे भाई। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं ट्रांसफार्मर। ये सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं।
एनसीईआरटी का पॉइंट क्या बोलता है, अनोन्य प्रेरणन, इसका क्या मतलब है, म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित होता है। ये जो अनोन्य प्रेरणा होता है ना, आपको ये शब्द ऐसे ही मिलेगा मेरे भाई, एग्जाम में देख लेना, क्वेश्चन पेपर में देख लेना, एग्जामिनर आपको अनोन्य प्रेरणन ही देगा, यानी कि इंग्लिश में चलिए म्यूचुअल इंडक्शन भी दे देगा, लेकिन जब तक आपको ये अनोन्य प्रेरण ही आपको समझ नहीं आएगा तो आप कैसे उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। यही मेरा मतलब है आपको यहां पे समझाना मेरे भाई, ठीक है। तो ये आधारित युक्ति जो केवल एसी वोल्टेज को घटाती या फिर बढ़ाती है मेरे भाई, ठीक है। चलिए सरल भाषा में यहां से देख लेते हैं, यह एक ऐसी मशीन है, ठीक है। अनोन्य प्रेरण क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसी मशीन है जिसका कोई भी हिस्सा घूमता नहीं है, यह एक जगह स्थिर रहती है। इसका काम बाहर से आने वाले बहुत तेज और खतरनाक वोल्टेज को कम करके हमारे घरों में टीवी फ्रिज के लिए सुरक्षित 220 वोल्टेज बनाना है। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था ना, हमारे भारत के लिए कितनी ये वोल्टेज निर्धारित की गई है, 220 वोल्टेज मेरे भाई। हमारे मोहल्ले में जो ट्रांसफर लगा है वह वोल्टेज घटाता है, इसीलिए उसे अपचाई ट्रांसफर जो है, स्टेप डाउन टेम्परेचर जो है बोला जाता है मेरे भाई। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा लास्ट भाग बच गया, पांचवा भाग, यही जो है भाग है, छोटा सा भाग है मेरे भाई, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है, यही छोटा सा भाग है जिसके ऊपर जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो चुंबक वाला चैप्टर है ये ज्योग्राफी है या फिर साइंस है। ऊपर हमने 90% जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सारा किससे रिलेटेड हमने देखा, फिजिक्स से रिलेटेड देखा, यानी कि साइंस से रिलेटेड देखा मेरे भाई। अब जो है 5 या 10% रह गया है मेरे भाई चैप्टर, और ये कौन सा है, हमारा पृथ्वी का चुंबक मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट से, भू चुंबकत्व के तत्व और नमन कोण मेरे भाई, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पॉइंट कहता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए 3 तत्व होते हैं मेरे भाई, ठीक है। पृथ्वी का जो चुंबक है ना, इसको समझने के लिए 3 तत्व होते हैं, ध्रुवों पर नमन कोण और भूमध्य रेखा पर जीरो कोण। वैसे ये द्वितीय कोण है मेरे भाई, वैसे 3 कोण कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूं, बस खत्म कर दिया गया है चैप्टर। अच्छा चलिए कोई नहीं, भू चुंबक के क्या बोला यहाँ पे, 3 तत्व होते हैं ना। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखा इसने यहाँ पे, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए कितने तत्व हैं, 3 तत्व हैं मेरे भाई, ठीक है। कौन कौन से 3 तत्व हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा मेरे भाई चुंबकीय दिक्पात, चुंबकीय दिक्पात का कोण हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मेरे भाई चुंबकीय नमन, चुंबकीय नमन या नति कोण बोलते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तीसरा हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज, क्षैतिज, क्षैतिज को क्या बोलेंगे, क्षैतिज, क्षैतिज घटक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे भाई। अब कई बच्चों में यह भी दिक्कत आती है, हॉरिजॉन्टल, एक सेकंड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल ये कैसे समझाएं, कैसे समझे मेरे भाई, तो सिंपल सी याद रखना है, वी क्या है, वर्टिकल, वी, वी यानी कि वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल ऐसे लाइन है ना, 2 खड़ी लाइनें हैं, सीधी सी बात है, तो सीधी सी याद रखना, खड़ी लाइन, खड़ी लाइन। इसके मतलब इसका अपोजिट क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, एच यानी कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज लाइन यानी कि लेटी लाइन मेरे भाई। आई बात समझ में, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एक करके मैं लिखूंगा तो ये जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, फिर भी चलिए बता देता हूँ एक एक करके, एक सेकंड, जब आए हैं यहाँ तक तो ये चीज भी बता ही देता हूँ, ये थोड़ा सा क्यों छोड़े। पहला हमने क्या देखा था मेरे भाई, दिक्पात का कोण देखा था, ठीक है। दिक्पात के कोण में क्या है, आप सिर्फ इतना सा याद रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ठीक है। जब हम नक्शे में सीधे उत्तर की तरफ देखते हैं, लिखूंगा तो टाइम लगेगा, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जब हम नक्शे में जो है सीधे उत्तर की तरफ देखते हैं,
देखा है ना, ये नक्शा है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ हम जो है डायरेक्ट देखते हैं, भौगोलिक उत्तर दिशा की तरफ जब हम देखते हैं तो हमारी जो चुंबकीय सुई है ना, जिस उत्तर की तरफ इशारा करती है यानी कि चुंबकीय उत्तर, उन दोनों दिशाओं के बीच में थोड़ा सा अंतर यानी कि गैप होता है। इसी बीच के गैप को जो है कोण का दिक्पात कहते हैं मेरे भाई। याद रखना, जब हम नक्शे में सीधे उत्तर की तरफ देखते हैं तो हमारी चुंबकीय जो सुई होती है ना, जो कंपास की सुई होती है, जिस उत्तर की तरफ वो इशारा करती है, चुंबकीय उत्तर होता है वो उसका, उन दोनों दिशाओं के बीच में थोड़ा सा अंतर या गैप होता है। इसी बीच के गैप या कोण को क्या बोलते हैं, दिक्पात का कोण बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, दिक्पात का कोण बोलते हैं। सिंपल सी चीज याद रखते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, दिक्पात का कोण क्या होता है। तो दिक्पात का कोण ये है, डायरेक्ट आप कहां देखते हैं, उत्तर की तरफ देखते हैं। तो उत्तर की तरफ देखने के बाद जो आपका कंपास होगा ना, कंपास होगा, उसकी सुई किस तरफ होती है, तो वो उसका चुंबक का उत्तर होगा मेरे भाई। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यानी कि थोड़ा सा जो है गैप होगा। इसी गैप को क्या बोला जाता है, इसी गैप को जो है दिक्पात का कोण बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा क्या लिखा था हमने, दूसरा लिखा था भाई चुंबकीय नमन। चुंबकीय नमन या नति कोण मेरे भाई। ठीक है, नति कोण। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये नति कोण तो वैसे ऊपर लिखा है, वो दूसरा ही लिखा था, ये यहां से देख लो मेरे भाई। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये नति कोण है मेरे भाई, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए। यहाँ पे ध्रुवों, ये रहा, देखो ये रहा, ये है ना, एक सेकंड मेरे भाई, लिखना कम पड़ेगा ना, और तो क्या है, ये जो यहां पे दिख रहा है ध्रुवों पर नमन कोण और भूमध्य रेखा पर 0, ये कौन सा है, ये चुंबक का दूसरा तत्व है, यानी कि चुंबकीय नमन या फिर नति कोण इसको बोलते हैं। हमारी पृथ्वी खुद एक बहुत बड़ा चुंबक है। अगर आप कंपास लेकर पृथ्वी के बिल्कुल कोने पर यानी कि ध्रुवों पर चले जाएंगे तो कंपास की सुई बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, यानी कि 90 डिग्री पर ऐसी खड़ी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, लेकिन अगर आप पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर आएंगे तो सुई बिल्कुल पट या फिर लेटी हो जाएगी, यानी कि 0 कोण ऐसे हो जाएगी। आई समझ, नहीं आई कोई बात नहीं। यहां पे देखो, ये हमारी पृथ्वी है मेरे भाई। ठीक है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। अब यहां पे क्या है, आप सभी जानते हो, ये है 90 डिग्री पोल, यानी कि ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा साउथ पोल है। अब आप चुंबक लेके या मान लीजिए 90 डिग्री यहां पर चले गए, ठीक है, नॉर्थ पोल पर चले गए, तो आपका जो कंपास होगा ना, फॉर एग्जाम्पल आपका ये कंपास है, यहां पे जो है आपकी एक सुई है, ये क्या कर दिया मैंने, ये आपका कंपास है मेरे भाई। ठीक है, ये आपका कंपास है, तो इसकी सुई क्या होगी, 90 डिग्री पर खड़ी हो जाएगी मेरे भाई। ऐसे जो है 90 डिग्री पर ये सुई खड़ी हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, 90 डिग्री पर ये सुई खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये भूमध्य रेखा, मिडल मैन, जो भूमध्य रेखा है हमारी बीचों बीच पृथ्वी को 2 भागों में काटती है, अगर आप यहां पर आ गए, भूमध्य रेखा पर आ गए, तो ये जो भूमध्य रेखा पर आओगे ना, और ये जो आपका कंपास होगा, इसकी जो अभी जो 90 डिग्री पर थी, लेकिन ये अब सीधी हो जाएगी मेरे भाई, ऐसी लेट जाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखी गई है। इसके बाद तीसरा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, तीसरा पॉइंट क्या बोलता है मेरे भाई। ठीक है, कहां गया तीसरा पॉइंट, यहां पे बता देता हूं। तीसरा पॉइंट क्या था, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूं, सिंपल सा है मेरे भाई। पृथ्वी का जो पूरा चुंबक होता है ना, कुल चुंबकीय बल, जो उसकी ताकत होती है, किस दिशा में काम करती है, उसका जमीन की दिशा में कितना पावर या फिर असर आ रहा है, उसे क्षैतिज घटक कहते हैं मेरे भाई। सिंपल सी चीज है, आपको याद रखना है, पृथ्वी की जो कुल चुंबकीय बल होता है ना, जिस दिशा में काम करता है, उसका जमीन की दिशा में कितना पावर या असर आ रहा है, उसे क्षैतिज घटक कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। कंपास जो होती है ना, हमारी कंपास जो होती है, उसकी सुई इसी क्षैतिज घटक के कारण ही घूमकर दिशा बताती है मेरे भाई। ये याद रखना, ये घटक है मेरे भाई। कहां गया, वो नहीं लिखा गया, चलिए लिख देता हूं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। अब ये जो क्षैतिज घटक है ना, ये क्या काम करता है, ये काम करता है, जो कंपास है ना, मान लीजिए ये एक कंपास है, अब ये इसकी एक सुई है मेरे भाई, ये कभी तो 90 डिग्री पे आ जा रही है, कभी ये लेट जा रही है, कभी ये यहां पर जा रही है, कभी ये यहां पर जा रही है। तो ये जो सुइयां घूम रही है ना, ये किसके कारण घूम रही है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक के कारण घूम रही है मेरे भाई। सिंपल सी बात, बस ये आपको याद रखनी है मेरे भाई। आई बात समझ में, बस यहां तक आपको सारी चीजें याद रखनी है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। फिर भी एक बार आपको मैं जो है आसान भाषा में समझा देता हूं।
कि ये तीसरा पॉइंट है ना, ये क्या करता है, ये बताता है कि जमीन की दिशा में चुंबक कितना पावर लगा रही है मेरे भाई। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे हमारी ये जो पूरी थ्योरी है ये खत्म होती है। मेरे हिसाब से मेरे में अंदर जितनी ताकत थी, सामर्थ्य था, मैंने उतने सिंपल तरीके से आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है चैप्टर नंबर 9 यानी कि मैग्नेट चुंबक को मेरे भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। वैसे क्वेश्चन के अंदर भी सारी चीजें मैंने लिख दी है मेरे भाई, कुछ भी आपको जो है डाउट नहीं आएगा, फिर भी आपको जो है मैं सीधा आंसर बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि सारी डिटेल हम यहां से कर चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर अब आपको एक एक चीज समझ आने लगेगी, ठीक है। चुंबक के किस भाग या स्थान पर उसका आकर्षण बल सबसे अधिक होता है मेरे भाई। अब देखो आसान भाषा में समझ आया या नहीं आया क्वेश्चन को। देखो अगर मैं ये डेफिनेशंस ये बिल्कुल आसान भाषा में ना समझाता और डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता कि चुंबक के किस भाग स्थान पर उसका आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अब ऑप्शन देखो इसने कैसे दिया है, मध्य भाग में, सिरों पर, ध्रुवों पर, चुंबक पे एक समान या चुंबक के ठीक। आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल भी आप तुक्का मारते इसमें और 100% आप गलत करते। अब आपको मैंने इतना सिंपल भाषा में करके बता दिया है, आपको पता चल गया है जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। सबसे ज्यादा आकर्षण नॉर्थ पोल साउथ पोल पे होता है और जो मध्य भाग होता है भूमध्य रेखा यहां पर सबसे कम होता है। तो बस आंसर मिल गया आपको। सबसे ज्यादा आकर्षण बल आपसे पूछा है कहां पर होगा, तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल कहां पर होगा, ऑप्शन नंबर बी चुंबक के सिरों यानी कि ध्रुव पोलों पर होगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ये सारा डिटेल से आप पढ़ लेना, मैं यहां पर आपको नहीं बताने वाला क्योंकि वीडियो ऑलरेडी ज्यादा लंबा हो चुका है। आप इस पीडीएफ को आराम से बैठ के पढ़ लेना, वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, उसके बाद भी अगर आपको समझना है ना तो मेरे को बता देना मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट हम क्वेश्चनों को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला प्राकृतिक चुंबक मुख्य रूप से क्या होता है। तो ये भी मैं बता के आया हूं, काला पत्थर के रूप में हमें बोलता है, जिसको हम मैग्नेटाइट बोलते हैं मेरे भाई। काला पत्थर मिलता है ना, हम जमीन से खोदेंगे या पहाड़ों से खोदेंगे तो क्या मिलेगा, एक काला पत्थर मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। एक काला पत्थर बोलेंगे जिसको मैग्नेटाइट बोला जाता है, Fe3 इसका सूत्र होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट हम चलते हैं क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा जल्दी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो ये सारा पढ़ लेना, जो मैंने आपको ऊपर जो वो व्याख्या दी है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन दिया है, उसको आपको पढ़ना है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। किसी चुंबक को धागे से बांधकर हवा में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका उत्तरी ध्रुव हमेशा किस दिशा में रहेगा। मैं यकीन से दावा के साथ कह सकता हूं ये पूरा थ्योरी आप पढ़ने के बाद कितने भी क्वेश्चन लगा लेना। मैंने बताया था ना, एक डोरी पर आपने चुंबक लटका दिया, ये हमेशा किस दिशा में जो है रुकेगा, ना तो ये पूर्व की दिशा में रुकेगा ना ये पश्चिम की दिशा में रुकेगा, ये हमेशा कहां पर रुकेगा, नॉर्थ या दक्षिण दिशा की ओर रुकेगा। यहां पे देखो क्या है, भौगोलिक दक्षिण दिशा की ओर, भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व की दिशा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा, नॉर्थ की ओर जो है ये हमेशा रुकेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, ये सारा आप पढ़ लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच का वह नियम क्या है जो एक समान ध्रुवों जैसे दोनों उत्तरी ध्रुव के पास होने पर लागू होते हैं। तो ये भी मैंने बताया था, एक जैसे फेस को जो है अगर आप एक साथ रखोगे तो वो एक दूसरे से अपोजिट भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये कह रहा है कि एक समान ध्रुवों जैसे दोनों उत्तरी ध्रुव के पास लागू होने पर क्या होगा, वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर धकेलेंगे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाएंगे, ये सारा पढ़ लेना, आप भी के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि यदि एक लंबी छड़ चुंबक को बीच से कुल्हाड़ी से 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा। मैंने बताया था ना, अगर आपको लगता हो कि आपको डाउट हो तो कि मैं भाई एक चुंबक है इसको बीच से काट देता हूं या फिर इसके टुकड़े कर देता हूं तो ये एकल हो जाएगा यानी कि सिंगल हो जाएगा, इसका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है एक ही रह जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। चुंबक का चुंबकीय गुण पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। कटे हुए दोनों टुकड़ों में अपने आप नए उत्तर और दक्षिणी ध्रुव बन जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ये सारा पढ़ लेना, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से निकलकर किस ध्रुव की ओर यात्रा करती है। अंदर की भी मैंने बताई थी और बाहर की भी मैंने बताई थी, तो ये सारी चीजें आपको रखनी याद बेहद जरूरी है मेरे भाई। तो किसकी पूछ रहा है, चुंबक के बाहर की पूछ रहा है, तो बाहर कहां की तरफ जाएंगी, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगी। तो ये राइट ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो याद रखना बाहर की कहां पर जाएंगी, कहां गया,
कहाँ गया ये, ध्रुव से निकलकर किस ध्रुव की तरफ जाएंगी, बाहर, तो बाहर की कहां पर जाएंगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगी, और अंदर आपसे पूछ लेता तो अपोजिट में दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगी मेरे भाई। सारा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के भीतर एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको थ्योरी में बताया था। तो अब ये क्वेश्चन सोल्व करने पर आपको क्या लग रहा है, खुशी हो रही है ना, ऐसी ही खुशी होती है जब आप डिटेल से चीजों को पढ़ते हो मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि मैंने अच्छे से समझा है। तो आपको जब पता है भाई जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, तो केवल ध्रुवों पर काटती है, कभी भी नहीं काटती, केवल मध्य में काटती है, नहीं काटती, वे एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है तांबा, सोना, चांदी, पानी और हवा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत कैसा व्यवहार करते हैं और किन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है। तो आप सभी जानते हैं 3 दोस्त हैं आपके, मैंने आपको बताया था, और जो हवा पानी है ना ये आपका तीसरा दोस्त है, यानी कि दुश्मन कैटेगरी में ये आता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी में आता है, ये प्रति चुंबकीय पदार्थ की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये सारा चीज मैंने डिटेल से लिखा गया, बस आपको पढ़ना है मेरे भाई, दूसरी तीसरी बार, इसीलिए बोलता हूं मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। 9 में कह रहा है कि एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम और द्रव्य ऑक्सीजन चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की किस दिशा में हल्के से आकर्षित होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है। तो ये आपका दूसरी कैटेगरी वाला दोस्त है जो आपके पैसे को देखकर आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी जो है आपका जो है बैकग्राउंड या फिर कुछ चीज के माध्यम से जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। तीसरा दोस्त लॉयल है आपका, वो आपका किसी भी चीज को देखकर नहीं जुड़ा, वो आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है मेरे भाई, ठीक है। तो ये तीसरा भी मिलेगा। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लोहा, इस्पात, कोबाल्ट और निकल चुंबकीय क्षेत्र रखने पर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, इन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है। तो ये आपका तीसरा कैटेगरी का जो है दोस्त था, और ये आपका बिना किसी स्वार्थ के हिसाब से आपसे जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको सच में जो है इस दोस्त को आपकी फिक्र है मेरे भाई। तो इसको क्या बोलते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ इसको बोलते हैं मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है फैक्ट्रियों में क्रेन और भारी लोहे को उठाने के लिए प्रयुक्त होने वाले अस्थायी चुंबक को क्या बोलते हैं। तो आप सभी को पता है 2 प्रकार के चुंबक मैंने आपको बताए थे, एक तो अस्थायी प्रकार का और एक स्थायी प्रकार का। तो अस्थायी प्रकार की चीजों बनाने के लिए हम जो है नरम लोहे का प्रयोग करते हैं, तो इस्पात, तांबे, नरम लोहे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहां पे क्या पूछ रहा है, लाउड स्पीकर, चुंबकीय सुई और बार चुंबक जैसे शक्तिशाली स्थायी चुंबक, परमानेंट चुंबक बनाने के लिए जिनका जो है बल कभी भी खत्म ना हो, तो ऐसे चुंबक बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऐसे चुंबक बनाने के लिए हम जो है स्टील का प्रयोग करते हैं मेरे भाई, इस्पात का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वह निश्चित तापमान क्या कहलाता है जिसके ऊपर किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इसका क्या डिग्री सेल्सियस था, 700 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान था। इस सेल्सियस पर जो है हम किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो उसकी जो आकर्षण करने की जो शक्ति है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी कि क्यूरी ताप इसको जो है बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है लोहे के लिए वह मानक क्यूरी तापमान कितना निर्धारित किया गया है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर बताया 770 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और 770 डिग्री सेल्सियस के ताप आप इसको केल्विन पैमाना भी याद रखना, कई बार जो है 770 डिग्री सेल्सियस नहीं देता, वो 1043 केल्विन जो है लिखकर आपको दे देगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मेरे भाई जब किसी सीधे तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इस प्रभाव की खोज जो है सबसे पहले किसने की थी, तो मैं बता चुका हूं इसकी प्रभाव किसने की थी, ओर्स्टेड ने इस प्रभाव की खोज की थी। हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड इस बंदे का नाम था मेरे भाई, ठीक है। ये सारी डिटेल से पढ़ लेना भाई, सब कुछ मैंने लिख दिया है, दो तीन बार आपके लिए लिखा है मेरे भाई, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 बह रहा है सीधे तार में बहने वाले करंट के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था। तो ये मैक्सवेल ने दिया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है अचालक बेलनाकार पाइप के ऊपर तांबे के तार को स्प्रिंग की तरह लपेटकर बनाई गई युक्ति क्या कहलाती है। मैंने बताया था ना, एक खोखली पाइप ले लेना, उसके ऊपर जो है आप एक तांबे के तार को ऐसे लपेट देना, उसके ऊपर से बिजली गुजार देना, तो यह कैसा काम करेगी, ये चुंबक की तरह काम करेगी बस। तो ऑप्शन आपको मिल गया, किस तरह का काम करेगी, परिनाली का। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी सतह या तल के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल की रेखाओं को की संख्या को क्या कहा जाता है। तो चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस 4-5 क्वेश्चन हो रहेंगे, बस फटाफट से इसको भी निपटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है चुंबकीय फ्लक्स का अंतरराष्ट्रीय मात्रक। आप सभी जानते हैं वेबर इसका जो है अंतरराष्ट्रीय मात्रक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि जब किसी चुंबक और तार की कुंडली के बीच गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स बदलने से तार में अपने आप बिजली बन जाती है। इस विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो आप सभी जानते हैं फ्लेमिंग ने नहीं की मेरे भाई, ठीक है, फैराडे ने की थी। कहां भाग गया फ्राइडे? फ्राइडे कहां गया? ये रहा ऑप्शन नंबर ए के अंदर जो है फ्राइडे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि हमारे पावर हाउस या बिजली घरों में यांत्रिक गति जैसे टरबाइन का घूमना से बिजली बनाने वाले उपकरण डायनमो या जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है काम करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। बस 2-3 और क्वेश्चन बटे हैं, फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करते हैं मेरे भाई। जब एक कुंडली में बहने वाले करंट को बदला जाता है तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में अपने आप करंट पैदा हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को जो है अनोन्य प्रेरण बोला जाता है। इसीलिए बोलता हूं कि जो शब्द होते हैं ना उनको आपको समझना जरूरी है, और शब्द कब समझ आएंगे? जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब आपको पता ही नहीं चलता ये अनोन्य प्रेरण इसका आंसर है। पीछे देख लेना, मैंने अनोन्य प्रेरण को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 23 बोल रहा है कि उस स्थिर विद्युत उपकरण का नाम क्या है जो केवल अल्टरनेटिंग करंट एसी को वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है? आप सभी जानते हैं ट्रांसफर जो है सिर्फ घटाने या बढ़ाने का काम करता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है हमारे मोहल्ले में खंभों पर लगा हुआ ट्रांसफर जो मुख्य लाइन के उच्च वोल्टेज को हमारे घरों के सुरक्षित 220 वोल्ट में बदलता है, किस प्रकार का ट्रांसफर है? तो आप सभी जानते हैं अपचाई ये ट्रांसफर होता है, स्टेप डाउन ये ट्रांसफर होता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? बिजली लेकर पंखे या पानी के पंप की तरह गोल घूमने का यांत्रिक करने वाली मशीन को क्या बोला जाता है? विद्युत मोटर इसको बोला जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन नंबर 26 को फटाफट देख लेते हैं और वीडियो को खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है मेरे भाई फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हमारी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बनाए तो अंगूठा किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा? तो ये मेरे भाई चालक पर लगने वाले बल या गति की दिशा में को जो है ये प्रदर्शित करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स का चुंबक का मैंने कंप्लीट समझा दिया है। मेरे हिसाब से, मेरे एंड से जितना मेरे अंदर सामर्थ्य था, शक्ति थी, जितना आसान भाषा में मैं आपको समझा सकता था मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश की है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से आप जो है कोई भी अगर आपको डाउट लगा हो, कोई भी आपको जो है मुश्किल लगी हो तो ये बताना, और अगर आपको आसान भाषा में पहली बार समझाओ तो ये भी मुझे आप आसान भाषा में बता देना भाई। जरूर मैं आपको मोटिवेट करता हूं तो आपको भी मेरे को मोटिवेट करना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। मुझे मोटिवेशन आप ही के थ्रू मिलता है भाई, आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना उन्हीं से मैं मोटिवेशन होता हूं मेरे भाई, ठीक है। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। जितने भी ग्रुप से आप जुड़ रहे हो, जो भी दिल से तैयारी कर रहे हैं ना, उसके साथ इन वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे भाई, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहीं पर जो है आपको सारी पीडीएफ जो है मिल जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं मंडे वाली शाम की 8 वाली क्लास में। वहां पर जो है हम मंडे को रात को 8 बजे वाली क्लास को जो है फिजिक्स कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। आपको फिजिक्स कैसी लगी मैं अपने दिल से बता रहा हूं, उतनी अच्छी तरीके से मैं यहां पर आपको नहीं समझा पाया हूंगा जितने तरीके से अच्छे तरीके से कोई साइंस का टीचर समझाता है। फिर भी जितना मैं आसान कर सकता था मैंने आपके लिए किया। फिर भी आप अपना फीडबैक बताना कि फिजिक्स की क्लास आपको कंप्लीट 10 चैप्टर वाली ये कैसी लगी है मेरे भाई, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं मंडे वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।